महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने रियासत के चंद अजला में भारी बारिश का इम्कान जताते हुए अगले 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्रादरी कोत्तागुड़ा में शदीद तरीन बारिश का इम्कान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजला निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और भुंगीर में शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने अगले 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदराराजन की जानिब से राजभवन में मुनक़िद किए गए महिला दरबार में उठाए गए मसाइल की यकसोई के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में गवर्नर ने पहले 40 अफराद के मसाइल हल करने का फैसला करते हुए आज उन्हें राजभवन बुलाया। कौमी ख़वातीन कमीशन की चेयरमैन रेखा शर्मा भी क़ानूनी मुशावरत देने के लिए राजभवन पहुंची थी। गवर्नर की जानिब से 3 ख़वातीन को माली इमदाद भी फराहम की गई है। गवर्नर ने कहा कि ख़वातीन अपने मसाइल से रेखा शर्मा को वाकिफ़ करवाएंगी तो वो मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को आगाह करेंगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन रेखा शर्मा ने भी ख़वातीन से हैदराबाद लीगल सेल अथॉरिटी से रुजू होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदराराजन की जानिब से 10 जून को पहली बार महिला दरबार मुनक़िद किया गया था और महिला दरबार के ज़रिए उन्हें सैकड़ों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसकी यकसोई के लिए गवर्नर कोशां हैं। Single day, more than 400 people came and then we interacted with them and all our officials also personally interacted with them and we separated the problems. Some health issues were there, so we referred them to the hospitals. Some for surgery, some for cancer treatment, even some for deliveries. We referred them and government hospital, ESIC hospital and some of the private hospitals, we spoke with them and we have referred them. Some problems solved. And small help, some reference schools and reference colleges, that also we have solved. Some problem, legal problem, we called them, 41 legal problems were there. So we called them, now 27 people have come here. 10 of them, 11 of them were unable to come, some 14, 15 people are unable to come, but 5,000 to 3 of them we selected. So continuously we are working on them. I want to give moral support to the women. And they are helpless, and again telling, this is not to contradict with anyone, not to contradict with the system. This is only to help the Mahila, and I am really mentally satisfied because our meeting, Mahila Darbar meeting, we could do something to the Mahila. So I'm happy that she is helping women, so many women here, and I could contribute for that. In fact, tomorrow I'm meeting DGP also on the pending cases. We have few pending cases which the police has not responded to us. So for that I'm meeting, and plus few more cases came when I came in the governor house. Few more cases came in light. That also I'll be taking with the DGP. See, I don't give opinion on government. It is not my work. But certainly I will say that cases of rape increased in recent past, and I also gave a statement from Delhi that in Telangana such cases are increasing and because of that we have not got the action taken report till now. So tomorrow when I meet DGP I am going to ask. साबिक़ MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने वज़ीर आला KCR की जानिब से दरियाए गोदावरी के तास में आने वाले सैलाब को बैरूनी साजिश करार देने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि वज़ीर आला KCR की बात पर हर कोई हंस रहा है। हाल ही में BJP में शामिल होने वाले रहनुमा कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि CM KCR बिना किसी सबूत के बादल फटने की साजिश की बात कर रहे हैं। उन्होंने KCR से मुतालबा किया कि वो इस बात का सबूत पेश करें। बीजेपी कायद ने तंज करते हुए ये भी कहा कि बादल फटने के लिए इस्तेमाल होने वाला एयरबेस ज़रूर गजवेल में था। उन्होंने रियाज कायदीन को मशवरा दिया कि वो बादल फटने से मुताल्लिक़
पहले खुद जान लें। కారణాల మీద ఫోకస్ చేస్తుండే, ఇప్పుడన్న కారణాలు కాదు, పరిష్కారం మీద ఫోకస్ చేయాలి. డ్యామ్లు కట్టిస్తా అన్నాడు, ఇవన్నీ కూడా పంట నష్టం అన్నారు, ఫసల్ బీమా యోజన ఏమైంది, ఇవన్నీ కూడా. కానీ కారణం ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే ఎవరికి తట్టని, ఎవరికి ఆలోచన రాలేదు, ఎవరికి అవగాహన లేని విషయం ఒకటి కొత్త చెప్తే మొత్తము తెలంగాణ కాదు భారతదేశమే తెలంగాణ దిక్కు చూస్తున్నది. ఏంటంటే ఈ కారణం అంటే క్లౌడ్ బర్స్ట్. అది క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఎట్లయిందంటే లేకుంటే విదేశీయ శత్రువులు వచ్చి ఏరోప్లేన్లలోనో రాకెట్లనో మిసైల్లోనో వచ్చి ఇక్కడ చేస్తున్నట్టే చాలా పెద్ద విషయం. నిజంగానే అది ఉంటే మీరు దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మంచిగా. ఎందుకంటే విదేశాలు అది దేశానికి వచ్చేస్తుందంటే దానికి ఎన్నో NIA ఉన్నది, RAW రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ ఉన్నది, ఆర్మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, వీళ్ళందరికీ కూడా తెలిసే అవసరం ఉన్నది. దాని మీద ఇంకా కొంచెము వివరంగా మాట్లాడితే నిజంగానే అందరికీ స్పష్టంగా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే మీరు కొంచెం చెప్పి ఒప్పుకునే వరకు అందరూ నవ్వుతున్నారు, తెలంగాణను చూసి నవ్వుతున్నారు, తెలంగాణ సీఎంను చూసి నవ్వుతున్నారు. మా కోరిక ఏంటంటే ఎవ్వరు కూడా తెలంగాణను లేకుంటే తెలంగాణ సీఎంను చూసి నవ్వొద్దు అని మా అందరి కోరిక. ఇది అందరికి కూడా అంతే. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడైతే మా సీఎం మీరు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతే మేము కూడా అవమానం అవుతాము. అయితే దీని గురించి నేను ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చినాను. అంటే క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏంది, క్లౌడ్ బస్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఏం కాదు, ఎక్కడ క్లౌడ్ బస్ట్ కాగలుగుతుంది, క్లౌడ్ బస్ట్ ఎట్లయితుంది, మనుషులు చేయగలుగుతారా, అది న్యాచురలీ అవుతుందా, ఇది ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఒకటి ఉంది. అయితే మీరు అటు కెమెరాలు పెట్టుకుంటే నేను అటు పోయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन के इंदिरा भवन में ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कायदीन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास की सदारत कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव ने की। साबिक वजीर सियाहत गीता रेड्डी, साबिक PCC सदर हनुमंत राव, दासोजी श्रवण, अनिल कुमार यादव, सुनीता राव, निरंजन कलवा, सुजाता, वरलक्ष्मी, मीतू साई व दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। AICC सदर सोनिया गांधी के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से ED के जरिए करवाई गई कार्रवाइयों के खिलाफ हैदराबाद ED के दफ्तर के सामने धरना देने से मुताल्लिक इस इजलास में बातचीत की गई। सिकंदराबाद के उज्जैनी महान काली मंदिर की देवबानी ने आज रंगम में अकीदतमंदों से खिताब करते हुए कहा कि वो शास्त्रों के मुताबिक ही मंदिर में उनकी पूजा करें। तारीखी मंदिर में होने वाली सालाना रस्म रंगम में मंदिर की देवबानी ने यह भी कहा है कि लोगों के साथ नाखुशगवार वाक़यात पेश नहीं आएंगे और वो हामिला ख़वातीन और बच्चों को मुश्किलात से बचाएंगी। देवबानी ने कहा कि मूसलाधार बारिश के ज़रिए वो ये पैगाम देना चाहती थी कि पूजा करते वक्त कुछ गलतियां हुई हैं, ताहम उन्होंने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया है। मंदिर के पुजारी की जानिब से देवबानी को अगले बोनाल त्यौहार में उनके हुक्म के मुताबिक पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने की यकीन दहानी करवाई गई। లక్షల మంది భక్తులు మీ యొక్క దర్శనం చేసుకోవాలి అనేటువంటి చక్కటి ఆశతో అన్ని విధాలైనటువంటి సహకారాలు చేసి సహాయాలు చేసి నీ పూజ నిన్న పొద్దున తెల్లవారుజామున 4 గంటలకి చాలా కన్నుల పండుగ అందరు భక్తులు ఆనందపడేటువంటి రూపంలో నీ యొక్క దర్శనమిచ్చావు. అట్లాగే ఇంత వరకు కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకం జరగకుండా అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ నీ ఒడిలో చేసుకుంటున్నావు తల్లి. ఇంత చక్కగా జరిగినటువంటి పూజకి నీ యొక్క సంతృప్తి తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक मेंबरान अरशद अयूब, शेष नारायण व दीगर ने आज फतेह मैदान LB स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साबिक मेंबरान का कहना है कि HCA में करप्शन और धांधलियां उरूज पर हैं और क्रिकेट एसोसिएशन मुख्तलिफ मसाइल में घिर चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BCCI साबिक अबूरी सदर शिवलाल यादव ने एसोसिएशन के सदर अजहरुद्दीन और दीगर अरकान की कारकर्दगी पर
सवाल उठाए हैं और अजहरुद्दीन व दीगर पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि HCA सदर के रवैये की वजह से नौजवान खिलाड़ी और क्रिकेटर्स को शदीद परेशानी का सामना है। साबिक़ सदर HCA अरशद अयूब ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि HCA में मौजूदा सदर की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अरशद अयूब ने कहा है कि अजहरुद्दीन एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने HCA सदर अजहरुद्दीन की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। ये बात उसने बोल दिया, आपने सुन लिया, क्या आप इन्वेस्टिगेट करें? क्या आप लोग मालूम करें कि जो है ना ये हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, हमारे टाइम पे हर चीज़ का टेंडर हुआ है, हर चीज़ का। कोई चीज़ का टेंडर नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उस ज़माने में चीफ इंजीनियर हमारे राघवन साहब थे। उन्होंने जो है ना आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो रिटायर हुए थे। उसके बाद हम उनको एब्जॉर्ब करें, हर चीज़ का वो बगैर उनके जो है ना कोई चीज़ नहीं होती थी। तो ये सब बातें जो है ना खाली हवाई है। आप अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ आप लोग जो है ना रिपोर्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेट करो कि सही है नहीं है, गलत है क्या है। इन्वेस्टिगेट करके जो है ना लिखो जब कि सही है या गलत है। सही है तो सही लिखो, हम कोई इसमें रुकावट नहीं है। इसमें जो चीज़ सही है उसका लिखने में कोई हमारे को रुकावट नहीं है। गलत बात को जो है ना लेकर इसको जो है ना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात जो है ना, इतना बड़ा स्टेडियम जब हम खड़ा कर दिए तो जो है ना उस टाइम पे ये छोटा मोटा का काम नहीं है। हाँ, ये जो स्टेडियम है जैसा बॉम्बे का स्टेडियम था, उस ज़माने में 300 करोड़ रुपये लोगों ने खर्च किया था। हमारे स्टेडियम पे 89 करोड़ खर्च हुए, और वो भी इस वास्ते खर्च हुए कि जो है ना हम बाद में जो है ना बहुत सारी चीज़ें एडिशन करना पड़ा उसके तरफ से बोलकर। तो ये बातें जो है ना खाली बोलने के लिए आसान हैं, लोगों को जो है ना इल्ज़ाम लगाने के लिए आसान है, करने के लिए बड़ा मुश्किल है। आज जो है ना आप करप्शन की बात करें, इनसे बड़ा करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। जो प्लेयर से पैसा लेकर सेलेक्ट करते हैं तो वो करप्शन जो है ना के बारे में बात करना चाहिए। भाई ये तो आप जो है ना कॉन्ट्रैक्टर का बोल रहे हैं कि जो है ना टेंडर नहीं बुलाया। वो तो जब कितने प्लेयर्स को पैसे लेकर सिलेक्शन किया गया, ऐसे कोई वो आप लोग नाम बता? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। सबके करियर का सवाल पैदा होता है। हर बच्चे का करियर जो है ना सबको इम्पोर्टेंट होता है उसके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बताइए कितने प्लेयर्स को? आप मैं समझता हूँ कि नंबर आप गिन भी नहीं सकते, इतना है तो आप गिन भी नहीं सकते ये नंबर। आप इन्वेस्टिगेट करिए कौन कौन से प्लेयर खेले हैं, ज़रा निकालिए, आप निकाल के देखिए कैसा खेल सकते हैं लोग। क्या ये लोग जो है ना इनके परफॉर्मेंस ऐसे हैं जो खेल सकते हैं? क्या जो है ना ये लोग कैसे आ गए टीम में, मालूम करिए। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो लीग भी नहीं खेले, वो लोग कैसे आ गए टीम में? सर एक मिनट सर, बिल्कुल हुई। मैंने पर्सनली लेटर लिखा है BCCI को। ये पूरा जो है ना हाईलाइट करते हुए मैंने पर्सनली BCCI को लेटर लिखा है, प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को, दोनों को मैंने लिया। थैंक यू। कांग्रेस रुकन असम्बली सीता अक्का के रियासती असम्बली में सदारती इंतखाब में वोट डालने के दौरान उलझन का शिकार होने और एक उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को वोट देने की इतला मिली है। बताया गया है कि बैलेट पेपर में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले नंबर पर मौजूद था और अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नाम दूसरे नंबर पर था। वोट देने वाले अवामी नुमाइंदों को उम्मीदवारों के नाम के आगे एक का हिंसा लिखना होता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से खलम भी फराहम किया जाता है। आपको बता दें कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन के दिए गए खलम के बजाय कोई और खलम इस्तेमाल करता है तो वोटों की गिनती के दौरान वोट को शुमार नहीं किया जाता है। पता चला है कि वोट देने के दौरान गलती करने वाली MLA सीता अक्का ने दोबारा वोट देने के लिए एक और बैलेट पेपर मांगा था, ताहम रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें दूसरा बैलेट पेपर देने से इनकार कर दिया। నేనేదో బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటేసినట్టుగా మరి తప్పుడు ప్రచారాలను కొంతమంది పనిగట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నమ్ముతున్నో ఆ సిద్ధాంతాలకే కట్టుబడి ఉంటాము. అది ప్రాణం పోయేంత వరకైనా కూడా ఒక దగ్గర ఉండి ఇంకొకరికి మరి కోవర్టులుగా పనిచేయడమో లేదా ఓటింగ్ క్రాస్ ఓటింగ్ చేసేటువంటి అలవాటు కానీ అలాంటి విధానం కానీ మా జీవితంలో లేదు, ఉండదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి ఎవరు నమ్మకూడదు. ముఖ్యంగా ఓటేసే సందర్భంలో మార్కు పైన పడింది, ఎవరి పేరు దగ్గర కాదు, బ్యాలెట్ పేపర్ మీద పడింది కాబట్టి అది కూడా నేను వచ్చే ఇట్లా బ్యాలెట్ పైన మార్కు పడింది సార్, దాన్ని ఇంకొక బ్యాలెట్ పేపర్ ఇవ్వనంటే
గంట సేపు ఆపి ఇవ్వకుండా మరి అదే వాళ్ళు వేయించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ పెన్ను ఇట్లా తీసి ఇట్లా అనేటప్పుడు దాని మీద పేపర్ మీద పడ్డది కాబట్టి దాన్ని కొద్దిగా రఫ్ చేయడం జరిగింది. కానీ పేర్లు కింద క్లియర్గానే ఉన్నాయి. అది కూడా డౌట్ తోటి ఇన్వాలిడ్ అంటే ఏంటిదని డౌట్ తోటి మేము అడిగినాము. కానీ తప్పు చేసి ఉంటే నేనొచ్చే నా పేపర్ నాకు ఇంకొక బ్యాలెట్ కావాలని అడగాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నా దగ్గర ఎవరు నిలవలేదు, నేను ఎవరికి ఓటేసిందని కూడా ఎవరికి తెలియదు. కానీ పార్టీ ఆదేశానుసారం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకే మేము ఓటేసుకున్నాం. అంతకంటే వేరే ఏం లేదు. దయచేసి కావాలని చేసేటువంటి కుట్రపూరిత ప్రచారాలను ఎవరు నమ్మకూడదు. टीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र की मौजूदगी में हिमायतनगर डिवीजन के कई कांग्रेस कारकुनान ने आज टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। एमएलए ने खैरताबाद हलके में उनके साथ काम करने वाले कांग्रेस कारकुनान के साथ कम्युनिकेशन गैप के लिए मौजरत भी की है। खैरताबाद एमएलए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आगाज़ करदा फलाही स्कीमें कारकुनान के ज़रिए ही आवाम तक पहुँचती है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत में आने वाले सैलाब से हुए नुकसान के लिए मुआवजे का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। टीआरएस एमएलए ने गवर्नर तेलंगाना से दरख्वास्त की है कि वो नुकसान के बारे में एक वाज़ेह रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को पेश करें और मुआवजे का ऐलान करें। ज़िले रंगारेड्डी के नादरगुल गांव में कांग्रेस पार्टी लीडरान ने सड़कों की खस्ता हाली के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाते हुए सड़कों के तामीरी कामों का फौरी आगाज़ करने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों से होने वाली मुसलसल बारिश के सबब ज़िले रंगारेड्डी के बडंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 27वें डिवीज़न में सड़कों पर जा बजा गड्ढे पड़ चुके हैं और मुसाफिरीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पड़े हुए गड्ढों के सबब हादसात पेश आने का भी खतरा है। खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत का मुतालबा करते हुए बडंगपेट यूथ कांग्रेस की जानिब से नादरगुल गाँव में सड़कों पर पड़े गड्ढों में धान के पौधे लगाकर एहतजाज किया गया है। रंगारेड्डी कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी बंगारी बाबू ने हल्का असम्बली महेश्वरम की रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि हल्के की तरक्की के लिए पार्टी बदलने वाली सबीता इंदिरा रेड्डी हल्के की तरक्की को फरामोश कर बैठी हैं। उन्होंने बीजेपी कॉरपोरेटर की जानिब से भी सड़कों की मरम्मत पर तवज्जो न देने पर नुक्ताचीनी की है। एहतजाज में बडंगपेट कांग्रेस पार्टी कायदीन कॉरपोरेशन सदर महेश्वरम यूथ कांग्रेस सदर యూత్ కాంగ్రెస్ ఖాయదీన్ కార్కునాన్ व दिगर ने हिस्सा लिया। యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నేను మీ వల్లభ్ సుభాన్ యాదవ్ బడంపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యూత్ అధ్యక్షుడిని। బడంపేట నగర పంచాయతీ సంబంధించిన మున్సిపల్ సంబంధించిన 27వ వార్డులో ఈరోజు రోడ్ పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉంది। రోజు రోజుకి నాదర్గుల్లో జనాభా పెరుగుతుంది కానీ ఈ యొక్క రోడ్ అభివృద్ధి మాత్రం చెందుతలేదు, చాలా అధ్వానంగా ఉంది। రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈసారి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది। అలాగే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటూ బండి సంజయ్ గారు ఒక అవకాశం ఇవ్వమంటుండు। ఈ బడంపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 27వ వార్డ్ కార్పొరేటర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది, అన్నం వండుకు దాంట్లో ఒక మెతుకు చూస్తే తెలిసిపోతుంది। అదే అవకాశం ఇస్తే ఈ యొక్క కార్పొరేటర్ పరిస్థితి చూస్తే తెలిసిపోతుంది 27వ వార్డ్ కార్పొరేటర్ ఏ విధంగా ఉందో। ఈ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది, అవస్థలు చాలా పడుతున్నారు। ఎవరన్నా మనుషులు వస్తే చాలా జారిపడి దెబ్బలు తాకుతున్నాయి అందరికీ। రోడ్లు కనబడక చాలామంది ఇబ్బంది పడుకుంటా బండి మీద కింద పడుతున్నారు। వెంటనే రోడ్లు చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున। ఇక మీద 1 వీక్లో చేయకుంటే భారీ ఎత్తున కాంగ్రెస్ ఇక్కడనే కూర్చొని ధర్నా చేసి ఈ యొక్క పని చేసేంత వరకు ఇక్కడనే ధర్నా చేస్తాం। तेलंगाना एनजीओस हैदराबाद की जानिब से बारिश के पानी में बह जाने वाले एनटीवी रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीर अहमद को खिराज अकीदत पेश किया गया। टीएनजीओस हैदराबाद सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने मरहूम रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीर अहमद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। एसएम हुसैनी मुजीब ने बताया कि टीएनजीओस हैदराबाद और असद अनवार ट्रस्ट की जानिब से मोहम्मद ज़मीर के अहले खाना को माली इमदाद फराहम की जा रही है। सदर टीएनजीओस ने प्रेस एकेडमी और हुकूमत तेलंगाना से मोहम्मद ज़मीर के अहले खाना को एक्सग्रेशिया देने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से आज मोहम्मद ज़मीरुद्दीन साहब जो एनटीवी के रिपोर्टर थे, पिछले हफ्ते आप लोग देखे तेलंगाना में जो बरसात हुई उस दौरान कवरेज को जाकर वो पानी में बहा लिए गए और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बहरहाल तेलंगाना एनजीओस हमेशा गरीब गुरबा के साथ और जो तेलंगाना के हमारे बच्चे हैं, जो तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना की बात की गई थी उस दिन से आज तक मुसलसिल
हम लोग इस बेहतरीन और अच्छे काम में लगे हुए हैं। काफ़ी दुख की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है ज़मीरुद्दीन साहब को जन्नत नसीब करे, क्योंकि बहुत बड़ा दर्जा है उनका। और NTV से और मैं हुकूमत तेलंगाना से हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब से भी अपील कर रहा हूँ कि उनको भी कोई इमदाद हुकूमत के जानिब से करिए। और तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से ये ज़मीर अहमद साहब के फैमिली को 25,000 रुपये आज हम लोग देने का इरादा कर लिए। इंशाल्लाह वो देंगे। और इसके अलावा टी न्यूज़ के रिपोर्टर जो दत्तूराज तेलंगाना के जद्दोजहद में बहुत काम किए, वो भी पिछले 15 दिन पहले अचानक बीमारी से वो भी फौत हो गए, उनका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको भी आला मुकाम अता करना। बहरहाल उनके लिए भी हम लोग, क्योंकि अभी मालूम हुआ हमारे को, एक 5,000 रुपये का इमदाद उनके अफराद ख़ानदान को भी कर रहे हैं। बहरहाल आपसे भी अदबन गुजारिश है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी छोटी है, जो भी हमारी मुश्किल है ये इसमें हम तमाम आप और हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपका भी फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये नेक काम के लिए आप लोग मसरूफ़ रहने के बावजूद में भी कवरेज के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से तेलंगाना की 11 यूनिवर्सिटियों के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को मुस्तक़ल करने के वादे के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स ने वज़ीर आला KCR के इस वादे का खैर मकदम किया है और KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए मसरत का इजहार किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स का कहना है कि पिछले 15 सालों से बतौर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा के लिए वज़ीर आला KCR का ये वादा नहायत ही खुशी का सबब है। आसिफ नगर पुलिस की क्राइम टीम ने मोबाइल फ़ोन छीनने वाले और एक मोटरसाइकिल सरखा करने वाले सारिक को हिरासत में लिया है। आसिफ नगर पुलिस के मुताबिक घरों में दाखिल होकर मोबाइल फ़ोन छीनने और चाकू दिखाकर डराने धमकाने वाले मुजरिम को CCTV की मदद से शिनाख्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं। आसिफ नगर पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले एक और आदि सारिक को भी हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से मसरूखा 8 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में भेज दिया है। ये हमारा आसिफ नगर PS में वेस्ट जोन DCP जोयल डेविस गाइडेंस और शिवमारती ACP सेक्शंस हमारा DI नागेश्वर रेड्डी और क्राइम स्टाफ हबीब खान SI और इनका पूरा टीम एक ऑफेंडर को पकड़ लिया। उनका नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है। इन्हों वो सेलफ़ोन स्नैचिंग घर को जाके सेलफ़ोन स्नैचिंग करने के टाइम पे एक घर वाला देख के पकड़ने के ट्राई करे तो उन्होंने भाग के चले गया और एक चाकू भी दिखाया। वो पूरा टेक्निकल CC कैमरा से वेरीफाई करके उनको आज पकड़ के आए तो इन कन्फेशन स्टेटमेंट में दिया इन्हों। और दूसरा केस में भी 212/22 क्राइम नंबर पे भी ऐसा करा। इनका पास 2 सेलफ़ोन और 3 बाइक, दो बाइक्स 2 सेलफ़ोन रिकवरी करा। और अनदर केस 252/22 में एक बड़ा बाइक ऑफेंडर को पकड़ लिया। उनका नाम वेंकटेश है। इनका पास पूरा 8 गाड़ी रिकवरी करा। वो वेंकटेश बहुत प्रोफेशनल ऑफेंडर है। उनका आज मॉर्निंग उनको पकड़ के जेल को भेजा है। तो प्रीवियस केसेस है इनका पास, इनका पूरा 26 केसेस प्रीवियस केसेस में इन्वॉल्व हुआ। तो मार्च मंथ में उन्होंने वहाँ जेल से बाहर का गया। मोहम्मद फिरोज ओनली 2 केसेस। ये M वेंकटेश 26 केसेस में इन्वॉल्व हुआ। आर्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 6 FIR मंसूख करने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। मोहम्मद जुबैर की वकील जस्टिस DY चंद्रचट की बेंच के सामने अर्जी पर फौरी समाअत का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर बाद अर्जी पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पाए जाने वाले शिवलिंग के दर्शन पूजा की दरख्वास्त पर जल्द ही समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर 21 जुलाई को समाअत करेगी, जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मुतालबा भी किया गया है।
दरख्वास्त में कहा गया है कि कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि शिवलिंग कितना कदीम है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की GPS ट्रैकिंग यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम के जरिए ज़ेर ज़मीन हालात का पता लगाने का हुक्म दे। मध्य प्रदेश के धार और खरगोन की सरहद पर वाक़ई खलघाट के मुकाम पर एक मुसाफिर बस नर्मदा नदी में गिर गई है। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। बस इंदौर से पुणे जा रही थी। इत्तला मिलते ही हुक्काम मौके पर पहुंच गए। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा समेत कई वज़रा ने इस हादसे पर गम का इजहार किया है। वज़ीर आला चौहान ने बस हादसे का फौरी नोटिस लिया, ताहम वाक़े की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं। पार्लियामेंट मानसून सेशन आज शुरू हो गया है। इसमें शिरकत के लिए सुबह पार्लियामेंट हाउस पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दौर बहुत अहम है। ये आज़ादी के अमृत मेले का दौर है। 15 अगस्त और आने वाली 25 साल एक ख़ास अहमियत रखते हैं। जब कौम आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएगी, ये वक्त होगा कि हम अपना सफ़र शुरू करें और नई बुलंदियों को छूने का अज़्म करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट में खुले जहन से बातचीत होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अहम मामलों पर भी बहस भी होनी चाहिए। प्राइवेट तैयारा कंपनी स्पाइस जेट की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले स्पाइस जेट के तैयारों में तकनीकी खराबी और फिर इसके चेयरमैन के खिलाफ मुजरिमाना जांच का मामला अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अब इसके ऑपरेटिंग को लेकर अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई है। अपोजिशन के मुत्तहदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सदारती इंतखाबात में उन्हें वोट देकर जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने की ख्वाहिश की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन इंतखाबात को मुल्क के लिए काफ़ी अहम करार दिया और कहा कि ये इंतखाबात जमहूरियत को सही राह दिखाएंगे। कि आज के दिन आप लोग यहाँ पर आए मेरे उम्मीदवारी के बारे में बात करने के लिए। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने हिंदुस्तान में मोहलिक मर्ज कोरोना के 16,935 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और 51 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। 24 घंटों के दौरान 16,935 नए कोरोना केसेस की तस्दीक के बाद मुल्क में कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,37,67,534 हो गई है और यौमिया मुसबिशरा 161 दिनों के बाद 6% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना का शिकार होने वाले 51 अफराद के हलाक होने के बाद कुल हलाक होने वालों की तादाद 5,25,760 हो चुकी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक यौमिया इन्फेक्शन की शरह 4.5% है, जबकि सेहत याब होने वालों की शरह 98.7% रिकॉर्ड की गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वज़ारत ने बताया है कि 200,64,61,095 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वज़ारत ने यह भी बताया कि अब तक 4,30,97,510 मरीज़ कोविड से सेहतयाब हुए हैं। हिंदुस्तानी टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 260 रनों का हदफ रखा। ऋषभ पंत की शानदार सेंचुरी और हार्दिक पांड्या की तूफ़ानी इनिंगों की बदौलत टीम इंडिया ने इस हदफ को 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तानी टीम ने रोहित शर्मा की क़यादत में T20 के बाद वनडे सीरीज़ भी 1-2 से जीत ली।